परशुराम फिर चर्चा में है, सुर्खियों में है। राजनीतिक गलियारों से लेकर सोशल मीडिया और फेसबुक पर। दोस्तों, रतनलाल बोल रहा हूं और ये चर्चा जो है ये बीएचयू के जाने माने कार्डियोलॉजिस्ट, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ कार्डियोलॉजी, ओम शंकर साहब की है। डॉक्टर ओम शंकर जाने माने एक्टिविस्ट भी हैं और अन्याय के खिलाफ लगातार विश्वविद्यालय प्रशासन से बीएचयू में हर समय संघर्षरत रहे हैं। और उन्होंने एक पोस्ट लिखा था, वो पॉलिटिकल सटायर था, राजनीतिक टिप्पणी थी समाजवादी पार्टी को लेकर, परशुराम को लेकर, गोडसे को लेकर। संविधान भी उसमें शामिल है, समाजवाद भी उसमें शामिल है। उस पोस्ट के ऊपर बीएचयू में, बनारस में एक एफआईआर दर्ज हुआ है। क्या कह रहे हैं डॉक्टर ओम शंकर, सीधे उन्हीं के पास आपको लिए चलता हूं। परशुराम आजकल बहुत चर्चे में है, राजनीतिक गलियारों में है। परशुराम और उनका फरसा सोशल मीडिया पर है और थाने भी पहुंच गए। दोस्तों, रतनलाल बोल रहा हूं, काम की बात में आपका स्वागत है और पेश है अंबेडकर नामा। संदर्भ है बीएचयू के जाने माने कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर ओम शंकर साहब का। डॉक्टर ओम शंकर साहब के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने के लिए, एफआईआर दर्ज करने के लिए एक शिकायत बनारस में दिया गया है और संदर्भ यह है कि उन्होंने परशुराम के बारे में आपत्तिजनक टिप्पणी की है। ओम शंकर साहब से हमने आग्रह किया था कि आप अपना पक्ष रखिए, आइए और अंबेडकर नामा के दोस्तों को बताइए कि आखिर ये माजरा क्या है, क्या किसने कंप्लेन किया है, स्थिति क्या है केस की, आपने क्या लिखा था और किस संदर्भ में लिखा था, ये जानना भी जरूरी है। लेकिन उसके पहले एक बात और यहाँ बता दूं कि आज दया सिन्हा साहब हैं, जिनको साहित्य अकेडमी मिला है, उन्होंने भी एक इंटरव्यू दिया अखबार को कि औरंगजेब की तरह ही था सम्राट अशोक। शंकर साहब, स्वागत है अंबेडकर नामा में। धन्यवाद। और बड़ा ही इंटरेस्टिंग आपने मतलब सवाल एक दूसरा बार में भी पूछा था, तो पहले मैं अपनी बारे में बताता हूँ, फिर उस पर भी मैं कुछ जरूर टिप्पणी करूँगा। देखिए, मैं बड़ा आहत हूँ और आहत इससे हूँ कि लोकतंत्र आज हमारे देश में जिस तरफ मुड़ गया है और इस देश की राजनीतिक पार्टियां और उनके विमर्श, सामाजिक विमर्श जिस ओर जा रहा है, मुझे लगता है कि हम लोग आगे नहीं बल्कि पीछे की तरफ जा रहे हैं। हमने जो बेसिक ये मसला था जहां से शुरू हुआ, अगर ये भावनाओं को आहत करने की ही विषय है, तो सबसे पहले अगर मैं इस किसी बिंदु पर बोल रहा हूं, तो जरूर मेरी भी भावनाएं किसी से आहत हुई होगी, जिस पर कि मैंने अपना पक्ष रखा। और वो भावनाएं आहत होने का जो प्रश्न था वो ये है कि जब एक ऐसा समाज जहां लोकतांत्रिक व्यवस्था कायम हो, वहां पर हम एक ऐसे नायक को चयनित करते हैं किसी राजनीतिक लाभ के लिए, वो भी एक ऐसे पार्टी के द्वारा जो अपने आप को समाजवाद यानी कि मतलब संविधान की मूल आत्मा के अनुरूप अपने आप को स्थापित करने की कोशिश करी हो और शुरुआत से लेकर अभी तक उस समाजवादी परिप्रेक्ष्य में कानून और संविधान की परिकल्पना को फलीभूत करने के लिए उनके मौलिक विचारों पर जो चलता आया हो या चलने की कोशिश कर रहा हो, या उनके विचारों में जो चीजें हो, अगर वो विचार इस देश और इस समाज के अंदर कट्टरवादी विचार या कट्टरता या क्रूरता या मार काट वाले किसी ऐसे नायक को सामने ले आता है और उसके पूजा खुद अपने से जाकर शुरू कर देते हैं, तो हमें लगता है कि अगर इस देश का बुद्धिजीवी चुप रहता है इस चीज पर, तो इसका मतलब है कि हम देश को लोकतंत्र के नहीं फिर से परतंत्र होने की तरफ ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। और यही प्रतिकार था मेरा, और यही प्रतिकार हम सबका होना चाहिए, चाहे वो किसी जाति धर्म के हो। हर समुदाय के लोगों को, जब तक इस देश में लोकतंत्र नहीं होगा, लोकतांत्रिक व्यवस्था नहीं होगी,
आज हो सकता है कि ये हमारे समाज के ऊपर हमला हो, कल दूसरे समाज के ऊपर होगा, परसों तीसरे समाज के होगा, और जो व्यक्ति आज चुप है, कल उनके घरों में भी ये हमला होगा। जब हम हमलावर को ही एक, जो कि हमने जो कहा, मेरा ये कहना है, प्रोस्पेक्ट ये था कि मेरा किसी का भी भावनाओं को आहत करने से इससे कोई लेना नहीं देना था। एक राजनीतिक टिप्पणी थी, और उसमें जो जैसे हम लिखते हैं, पढ़ते हैं, समझते हैं, तो तुलना करते हैं कि हमारा समाज किस ओर जा रहा है। और हमने ये जी। भी कहा कि जो, अगर हम पौराणिक मान्यताओं को मानते हैं, उनके पात्र को सही या गलत, ये हमारे स्थापित करने की विषय है कि वो सही पात्र है या गलत पात्र है, लेकिन जो भी है, जिस चीज को उन ग्रंथों में खुद वर्णित किया है कि भाई 21 बार आपने, मतलब कि इतने खून बहाए काट करके क्षत्रियों के कि आप मतलब उससे कई सारे गड्ढे भर गए उस खून से। अब आपके उन्हीं ग्रंथों में ये लिखा है कि आपने अपने खुद के माता माता की हत्या की पिता के कहने पर, यानी पितृसत्तात्मक सत्ता की बात आप करें। वही आपके उन्हीं ग्रंथों में ये भी लिखा है कि आप एक खास वर्ग के लोगों को ही शिक्षा देते थे, और जो कर्ण एक पात्र है जो कि आप शूद्र के रूप में प्रचारित है उस ग्रंथ के अंदर, और बहुत ही क्लियरली उसके अंदर लिखा है कि इन्होंने जो है, पहले इनका जो प्रिंसिपल था पढ़ाने का या शिक्षा देने का, कि वो उसी तरह के खास तरह के लोग होने चाहिए, लेकिन कर्ण जन्म से कुछ और हो सकता है, लेकिन सामाजिक रूप में वो एक शूद्र को परिलक्षित करते थे, और इसीलिए गलती से शिक्षा दे देने के बाद भी उन्होंने अंत में श्राप दे दिया कि आपकी ये शिक्षा आपके अंत समय में काम नहीं आएगी। यानी कि आप ना सिर्फ महिला विरोधी है, ना कि बल्कि इस देश के बहुसंख्यक शूद्र समाज के विरोधी एक आइकन है। अगर वो सही है या गलत है ये तो साबित करने की बात है, लेकिन वो एक बहुसंख्यक समाज, महिला विरोधी और एक क्रूरतम हत्या की बात करते हैं। और जब जिस दो देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था कायम हो, उसका जो आइडियलिज्म होना चाहिए, वो समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व, न्याय, प्रेम, ये होना चाहिए। उनके आदर्श हमारे ऐसे होने चाहिए। जब हम ऐसे आदर्श को गढ़ेंगे, जो हाँ। समाज में कटुता फैलाता हो, एक मानवता विरोधी हो, जो मारकाट, यानी इस समाज को ज्यादा एग्रेसिव बना रहा हो, तो इस तरह से जो जिस एक करेक्टर को अगर हम नायक को स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं समाज के अंदर, मूर्ति बनाकर पूजा करके, तो आप कोई मामूली व्यक्ति नहीं है, कोई गांव का एक व्यक्ति ये काम नहीं कर रहा, बल्कि एक बहुत ही विपक्ष की एक बहुत महत्वपूर्ण पार्टी जो है, उसके नायक जो हैं, वो नायक जाकर एक नए नायक को स्थापित करना चाह रहे हैं, जो उनके वैचारिक जो उनकी सोच है, उसके ठीक मतलब बिल्कुल विपरीत है। एक तरफ समाजवाद, बंधुता, प्यार, समानता की बात है, और दूसरी तरफ कट्टरता और धार्मिक उन्माद और धार्मिक विचारधारा को लाकर एक नई राजनीति, वो भी कुछ खास वर्ग के लोगों के वोट के लिए। मैंने लिखा है उसमें, तो मेरा पूरा का पूरा जो कमेंट था, वो धार्मिक नहीं था, वो एक राजनीतिक जो विघटन जो शुरू हुआ है, मौलिक पतन जो शुरू हुआ है, उसके ऊपर एक कटाक्ष था। उसमें लास्ट में मैंने स्माइली भी लगाया है कि भाई इस तरह से आप जो है एक आधुनिक समय में भी जो एक देश के जो हमारे बापू कहे जाते हैं, उनके भी हत्या करने का भी जो एक चलन चल गया है कि उनकी भी मंदिर बनाओ, उनकी भी पूजा करो। तो ये हमारा समाज, भारतीय समाज जो है, अगर इस तरह से मॉब लिंचिंग और इसको अगर प्रोत्साहन करेंगे, एक मतलब उग्रता और कट्टरता, और उसी तरह से कोई आएंगे खुलेआम कहेंगे कि ये जो देश के एक तरह का जो समाज है उसको बिल्कुल काट देना चाहिए, हम इसको खत्म कर देंगे, तो इस तरह हम किस ओर जा रहे हैं? अगर इसका प्रतिकार एक बौद्धिक वर्ग नहीं करेगा कि इस देश में आज असली चीजें क्या है, कि हम संविधान को, लोकतांत्रिक मूल्यों को स्थापित करेंगे, समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व को स्थापित करेंगे, या कट्टरता, वैमनस्यता, समाज के विघटन, देश के विघटन और डिसइंटीग्रेशन, यहाँ राष्ट्रवाद ये है। आप सब समाज को तोड़ते हैं, तो ये राष्ट्रवाद के विरुद्ध है। ये पूरी की पूरी बहुत पहल
और आप एक बौद्धिक समाज को अभिव्यक्ति की आजादी से रोकते हैं, पढ़ने लिखने से रोकते हैं। हमारे इस देश में माननीय न्यायालय ने, सर्वोच्च न्यायालय ने ये चीज कही है कि उनके दिए हुए न्याय भी बौद्धिक वर्गों के विश्लेषण के दायरे से बाहर नहीं है। तो एक लिखा हुआ पौराणिक ग्रंथ या पात्र या उसकी अभिव्यक्ति या उसको स्थापित करने का की जो एक प्रक्रिया चल रही है, उसके बारे में अपने राय रखना कहाँ से भावना आहत होने की बात है। और अगर भावनाएं ही आहत होनी है, तो अगर डॉक्टर ओम शंकर जैसा पढ़ा लिखा व्यक्ति भी कुछ कह रहा है, तो उनकी भी तो भावनाएं होगी समाज के अंदर। वो महिलाओं के विरुद्ध, अत्याचार के विरुद्ध क्यों नहीं बोले? वो एक सुदृढ़ समाज जो इस देश की बहुसंख्यक आबादी है, उसके अत्याचार या उसके विरुद्ध एक न्याय को खड़े करने के विरुद्ध क्यों ना बोले? ओम जी, सीधा सवाल है कि आपने जो लिखा है उस पे आप अडिग हैं और एफआईआर दर्ज हो चुका है या अभी कंप्लेन है? नहीं, एफआईआर दर्ज हो चुकी है। ये भी एक बड़ा दुखद बात है। उसके अगर आप देखेंगे तो मैं कानूनी सलाह भी लिया हूं, और कानूनी सलाह में मेरे लिखे बात, चूंकि एक राजनीतिक संदर्भ में लिखी हुई बात है, वो कहीं से कोई ऐसी धाराएं बनती ही नहीं है जिसके ऊपर कि मेरे ऊपर एफआईआर हो। ये भी एक सवालों के घेरे में है कि मेरे ऊपर वो एफआईआर दर्ज क्यों की गई। ओम जी, मैं अगर इजाजत दे तो जो एफआईआर में जो 2 आपके पोस्ट डाले गए हैं उसको मैं पढ़ दूं और तब संदर्भ समझने में 10। हाँ, उसमें ऐसा कुछ नहीं है और ये सीधा और सीधा सामाजिक समाजवादी पार्टी पर, अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी पर टिप्पणी है। मेरी ये रीडिंग है इस पोस्ट के बारे में। और 2 आपके छोटे छोटे पोस्ट है, मैं पढ़ देता हूँ आपने जो लिखा है और जिसका जिक्र एफआईआर में हुआ है कि पौराणिक हत्यारे परशुराम और आधुनिक हत्यारे गोडसे में कोई फर्क नहीं। जो लोग परशुराम की वकालत करते हैं वही गोडसे को पूजने की भी वकालत करते हैं। बस गोडसे की भी एक मूर्ति का अनावरण कर ही देना चाहिए इनको, ताकि नए समाजवाद का उदय हो और सभी ब्राह्मण इनको वोट कर दें। एक भी ब्राह्मण वोट न कर पाएगा, ये है पहला। दूसरा जो है, समाजवादी परशुराम अगर परशुराम का गड़ासा उठाने के बजाय बाबा साहब के अनुयायी चंद्रशेखर को उप मुख्यमंत्री बनाकर गले लगाने की घोषणा किए होते तो सत्ता की रेस में बन जाते। लेकिन इनको तो ब्राह्मण वर्ग को रिझाने के लिए, जो कभी वोट नहीं देंगे, हत्यारे परशुराम ही पसंद आ रहे थे। ये पूरी एक पॉलिटिकल सटायर इसको कह सकते हैं, राजनीतिक कटाक्ष है और समाजवादी पर और अखिलेश यादव पर है। नंबर 1। नंबर 2, मैं आ रहा हूं इस संदर्भ पे, तब तो पूरा धर्म ग्रंथ और जितने शिव पुराण और भगवती पुराण और जितने हैं सबको तो जला ही देना पड़ेगा, क्योंकि सब में इस तरह की कथाएं हैं। और मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि डॉक्टर अंबेडकर के हवाले से मैंने अभी कई ऐसे वीडियोस बनाए हैं जिसमें ब्राह्मण और क्षत्रियों का संघर्ष है। क्षत्रिय कैसे ब्राह्मण से माफी मांगते हैं, अभी 1 महीना पहले के वीडियोस में वॉल्यूम 10 के हवाले से मैंने बनाया है। तो इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। और बहुत सारे लोग जो सत्ता पक्ष के लोग हैं, जो मन में आता है बोलते हैं, उसमें कोई कार्रवाई नहीं और इसमें आप पे एफआईआर दर्ज हो जाता है। डरने की बात नहीं है, हम लोग साथ हैं। और आपको क्या लगता है कि ये जातिगत विद्वेष के कारण ऐसा हुआ है? नहीं, मुझे लगता है कि ये लोकतंत्र के ऊपर हमला है। मतलब ये व्यक्तिगत हमला नहीं, जैसे बुद्धिजीवियों को चुप कराने का है कि वो उनके विरोध में और सत्य क्यों बोल रहा है। अगर हमारे जैसा व्यक्ति, अगर या कोई पढ़ा लिखा वर्ग, अगर समाज में आज आप अपनी अभिव्यक्ति की आजादी और सरकार की आलोचना या गलत नीतियों की आलोचना, एक खास विचारधारा की आलोचना करते हैं, तो वो आपके मुंह को चुप कर इस देश में लोकतंत्र की बजाय जो हमारे आसपास के राष्ट्रों में जिस तरह की कट्टरता चल रही है, उस कट्टरता को स्थापित करना चाहती है। लेकिन वो उसी समय भूल जाती है कि उन राष्ट्रों का अंत क्या हुआ, उनका परिणाम क्या हुआ। अगर आप इस देश को अफगानिस्तान बनाना चाहते हैं, तो अफगानिस्तान का अंत क्या हुआ ये भी देखिए। अगर सीरिया बनाना चाहते हैं तो वो किस तरफ गया वो देखिए। उसकी आर्थिक, सामाजिक, वहां के लोगों की पीड़ा देखिए। तो क्या हम उसकी तुलना करते करते हम अपने देश में लोकतंत्र खत्म करके एक दूसरे नए राष्ट्र के एक विपरीत डिसइंटीग्रेशन, विघटन की तरफ बढ़ रहे हैं?
और समाज में ऐसी जो मान्यता जो गलत गलत जो एग्रेसिव कैरेक्टर है उसको सामने लाकर हम समाज में समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व और न्याय की जो परिभाषा है, जो परिकल्पना है, उसको हम खत्म करना चाहते हैं। ये मैं उस हमले की तरफ देखता हूँ, ये व्यक्तिगत नहीं है। ओम जी, आप बड़े सोशल एक्टिविस्ट भी हैं, कई सभाओं में हम लोग साथ रहे हैं और विश्वविद्यालय प्रशासन से भी आप मतलब टक्कर लेते रहे अन्याय के खिलाफ। तो ये तो स्पष्ट है कि आप जो आपने जो कहा है उससे पीछे नहीं हटेंगे, ये स्पष्ट हो गया। और इसमें मुझे नहीं लगता है कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल कुछ है। इस हिसाब से तो पूरे धर्मशास्त्र पे और पुराणों पे पूरी बहस होनी चाहिए। आज दया सिन्हा ने, जिनको साहित्य अकेडमी मिला है, उन्होंने बगैर रेफरेंस दिए हुए, परशुराम पे तो सैकड़ों रेफरेंस मिल रहा है, ये हुए अशोक पर हमला बोला है। यह हमला वही मैंने कहा, देखिए मैंने पहले कहा कि ये ओम शंकर के ऊपर हमला नहीं है। ये इस देश में ऐसे नैरेटिव पैदा करना है कि अल्टीमेटली लोग ये कहे कि इस देश में संविधान नहीं होना चाहिए, इस देश में सिर्फ मनु का विधान होना चाहिए, जो मनु स्मृति में लिखा है। आज मतलब उस फिर से ये देश उसी कानून के तरह चलना चाहिए, जहां कुछ खास वर्ग के लोगों को बोलने और करने या शक्ति के स्रोतों पर उनका ही कब्जा होना चाहिए। ये उनकी ये लड़ाई बेसिकली अब अगर कहिए तो ये वर्ग संघर्ष की तरफ मुझे बढ़ता हुआ दिख रहा है। मैंने कई बार लिखा है कि इस समाज अगर इस देश से मतलब एग्रेसिव जिस टाइप से, जैसे किसी को गोली मार देना, भाई अगर मैं न्यायालय कहाँ है भाई? न्याय की एक प्रक्रिया है हमारे देश की, हमारे कानून में यह व्यवस्था है कि अगर आप किसी अपराधी को भी पकड़ते हैं तो उसको भी बचाव का मौका मिलना चाहिए। सीधे गोली मारना ये तो एक लॉलेसनेस की है ना, ये लोकतंत्र की विफलता है, ये माननीय न्यायालयों की विफलता है, ये समाज के उन वर्ग के बौद्धिकों की मतलब समझिए कि विफलता है कि जो ऐसे चीजों को जस्टिफाई कर रहे हैं। और बाकी लोग जो है जो ये समझते हैं कि मैं आज चुप रहूं और मैं सुरक्षित हो जाऊंगा, वो शायद इस बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं कि वो ये नहीं समझ पा रहे हैं कि आज भले ही आपके घर पर आप उसके साथ मिलकर हमलावर बने हुए हैं, कल आपके ही परिवार के, आपके ही महिलाओं के, आपके ही बेटियों के, आपके ही शिक्षा और स्वास्थ्य के मौलिक अधिकारों के, आपके ही संपत्ति के अधिकारों पे, आपके ही राजनीतिक अधिकारों पर धीरे धीरे हमला होगा। ये अशोक के ऊपर हुआ हमला, मेरे हमला के बाद वो अगला कदम है कि अब किसको खत्म करना है और किसको स्थापित करना है। ओम जी, चलिए खैर, चलते चलते अम्बेडकरनामा संवैधानिक मूल्य और संविधान में और देश की लोकशाही में विश्वास करता है। और यकीन मानिए कि जो भी संवैधानिक लड़ाई होगी, डेमोक्रेटिक लड़ाई होगी, संघर्ष होगा अन्याय के खिलाफ, अम्बेडकरनामा आपके साथ खड़ा रहेगा। और चलते चलते एक बात और बता दूं कि भारत में 33 करोड़ देवी देवता थे, अब शायद कुछ बढ़ भी गए होंगे। तो कोई रावण को जलाता है, कोई रावण को पूजता है। तो अगर आस्था पे ठेस लगने लगी तो यहाँ सबके एक दूसरे की आस्था पर ठेस लग जाएगा। उल्लू के बारे में कुछ नहीं बोल सकते हैं, वो भी कोई देवता का वाहन है। कुत्ते के बारे में नहीं बोल सकते हैं, वो भी भैरव बाबा का वाहन है। तो ये अजीब तरह का मुल्क है जहां तक किसी कोई एक दूसरे से कुछ नहीं बात कर सकता है, कोई एकेडमिक डिस्कोर्स नहीं हो सकता है। अर्थात मेरे कहने का मतलब ये है कि देश को तालिबानी व्यवस्था की ओर धकेलने की साजिश है और इसका प्रतिकार भी होगा। डॉक्टर अंबेडकर ने तो इतना लिखा है और भारत सरकार ने ही किताब छापा। आप रेफरेंस में हैं, हम लोग भी लिखेंगे रतन बाबू, और भारत सरकार इस किताब को भी छापेगी। वो वक्त भी आएगा और हम लड़ेंगे तभी जीतेंगे। अगर हम चुप रहेंगे तो हमेशा हारेंगे, और हम जब अकेले अकेले लड़ेंगे तब भी हमेशा हारेंगे। जब हम सब बौद्धिक वर्ग मिलकर लड़ेंगे, ये देख कर लड़ेंगे कि एक नए भारत, एक नए राष्ट्र का उदय करना है, जहां स्वास्थ्य, शिक्षा और ऐसे जो मौलिक अधिकारों पर जो हनन है, अभिव्यक्ति की आजादी जैसे मौलिक अधिकारों की जो हनन है, वो जहां भी होगा, हम सब इस देश के बुद्धिजीवियों की ये मतलब जिम्मेदारी है कि हम लोग इसको अपने ऊपर हमला माने और हम सब मिलकर एक साथ इसका प्रतिकार करें। और जो भी गलत है, मैं तो यही कहा, मैंने एक पोस्ट और लिखा था जिसको शायद आपने, ये इससे बाहर है, मैंने कहा कि अगर आप ये कहते हैं कि ये ऐसे जो लिटरेचर हैं और उसमें जो ये पात्र हैं, अगर ये सत्य हैं
और उसके कहने बोलने या लिखने पढ़ने से अगर समाज में मतलब वैमनस्यता फैलती है, तो सबसे पहले तो उस ग्रंथ को माननीय न्यायालय को बैन कर देना चाहिए। चाहे वो जो भी ग्रंथ ऐसी चीजें सिखाती है या पढ़ाती है, वह क्योंकि वैमनस्यता, मैं तो सिर्फ कोटेशन कर रहा हूं, और वो भी एक सटायर के तौर पर, एक पॉलिटिकल सटायर, दोनों ही पॉलिटिकल सटायर है। और हमने पूछा भी कि अगर एक व्यक्ति इस समाज किसी समाज के 21 बार हत्या करके किसी गड्ढे को खून से भर दे, अपनी खुद की माँ की हत्या करे, तो उसको क्या कहा जाएगा? यही सवाल मेरा आपसे भी है और समाज से भी है और उनसे भी है जिन्होंने मेरे विरुद्ध हत्या की, मतलब वो आरोप उन्होंने दाखिल किए, और समाज में ये मेरे प्रतिष्ठा के ऊपर भी हमला है। जो सामाजिक प्रतिष्ठा हमने पाई है उसको खत्म करने का भी एक ना, आप जाने माने कार्डियोलॉजिस्ट हैं, एक पब्लिक पर्सनालिटी हैं, एक एक्टिविस्ट हैं। एक मुझे लगता है कानूनी सलाह लेकर मानहानि भी एक एप्लीकेशन डाल ही देना चाहिए। और एफआईआर करने वाला कौन है, नाम क्या है, आईओ कौन है? वो अभी आगे चर्चा होगी, उस पर वो करेंगे, देखा जाएगा। ठीक है, चलिए, अम्बेडकरनामा इस मुहिम में संवैधानिक मूल्यों को बचाने के लिए और संवैधानिक अधिकार को बचाने के लिए लगातार तत्पर मुहिम में शामिल है। और दोस्तों, डॉक्टर ओम शंकर कह रहे हैं कि ओम शंकर पे जो हमले हैं उन पे नहीं है, समाज पे है। यकीनन लगातार जो हम लोग बोलते हैं, जो बात कहते हैं संविधान के दायरे में, वो रतन लाल पे या ओम शंकर पे हमला नहीं है, वो सब पर हमला है। इसलिए पूरी इनकी बात सुनिए और जगह जगह फैलाइए, और सब लोग जितने एक्टिविस्ट बुद्धिजीवी हैं वो इनके समर्थन में खड़े हों। पूरा देखिए, वॉच कीजिए। शुक्रिया सर, और आपसे फिर इस पे हम अपडेट आपसे लेते रहेंगे। शुक्रिया। जी जी, धन्यवाद आप लोगों का स्नेह, प्यार और समय देने के लिए, मुझे सुनने, और आम जो हमारे मित्रगण जो मुझे सुनने की कोशिश करेंगे उस सबको मेरा पहले ही शुक्रिया अदा। थैंक यू सर।